अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर आपके साथ बात की जाएगी लेक्चर 29 जो कि है MGT 501 का। इसके अंदर हमने दो पार्ट बनाने हैं क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बातें करूँ आपके साथ, इसमें दो पार्ट बनाए जा रहे हैं। दो पार्ट के अंदर हम ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे और ज़्यादा अच्छे से लेक्चर आपको कन्वे हो जाएगा। अच्छा, जो लास्ट 28 लेक्चर था उसके अंदर हमने कंपनसेशन को डिस्कस किया था, आपको याद होगा कंपनसेशन में। और उसके अंदर मैंने एक बात कही थी, अगर आपको याद होगी, मैंने कहा था कि जो कंपनसेशन है वो सिर्फ सैलरी नहीं है। मतलब आपके पास चलिए एग्जांपल से समझाते हैं आपको थोड़ा सा कि आपके पास एक ड्राइवर है, आपने घर में एक ड्राइवर रखा हुआ है। आप उस ड्राइवर को महीने के एंड के ऊपर सैलरी देते हैं, ठीक है जी। सैलरी दे दी, फ़र्ज़ करें आप जी 20,000 सैलरी है, आपने 20,000 महीने के एंड पे उसको दे दी। अब ये तो है मनी टर्म्स है, फाइनेंशियली जो आपने उसको उसके हाथ में पैसे पकड़ा दिए, ठीक है। ये फाइनेंशियल वर्ड इसके अंदर यूज़ करेगा। अच्छा, सेकंडली फिर आप उसको ना डेली दोपहर के टाइम, क्योंकि ड्राइवर वो दोपहर के टाइम तो आपके पास ही होता है, तो रात में घर जाता है और सुबह जो है ब्रेकफास्ट करके आता होगा, ठीक है। चले मान लिया कि वो ब्रेकफास्ट भी आपके पास से पहले आपके पास आया, तो आप उसको ब्रेकफास्ट भी देते हैं और दोपहर का खाना भी देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये क्या है, ये बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है? बेनिफिट इस तरह के देखें, अगर आप उसको ब्रेकफास्ट या लंच नहीं देते तो वो उसको, जाहिर है वो तो उसकी ज़रूरत है ना, खाना तो है उसने, तो उसको अपनी जेब से खर्च करके लेना पड़ेगा। तो मीन्स के फाइनेंशियल टर्म्स में उसकी आपने पैसे नहीं दिए उसको, आपने उसको एक बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चले थोड़ा सा और एक बेनिफिट की और जिक्र करते हैं। आप उसके ना बच्चों को, गरीब आदमी है तो आप उसके ऊपर तर्स करते हैं कि चले जी आपके बच्चे जो पढ़ते हैं ना, मुझे मुझे बता देना यार, आपकी फ़ीस जो है ना वो आपके स्कूल को चली जाया करेगी। आप उसको नहीं दे रहे, मीन्स उसको असिस्टेंस दे रहे हैं कि उसके बच्चों की एजुकेशन में असिस्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर आप उसे कहते हैं कि आप इस तरह किया करो कि आपका घर दूर है तो आप रात में गाड़ी इधर ही खड़ी होती है तो आप गाड़ी उधर ही ले जाया करो, घर में गाड़ी खड़ी कर दिया करो, सुबह करो साफ़ करके ले आया करो, शाम में मुझे छोड़ के सारा काम करने के बाद वापस ले जाया करो। अच्छा, ये भी उसको बेनिफिट है। कैसे बेनिफिट है ये वाला? कैसे बेनिफिट है? वो इस तरह बेनिफिट है कि अगर वो घर दूर है तो जाएगा तो किराया लगा के जाएगा, उसका वो भी एक कॉस्ट है। वो तमाम कॉस्ट जो कि किसी एम्प्लॉई ने अपनी लाइफ गुजारने के लिए करनी ही करनी है और आपको कंपनी वो किसी तरह कंपनसेट कर रही है, जैसे एजुकेशन में कर दिया, आपको गाड़ी दे दी। इसी तरह कंपनीज के अंदर ये सारे मामला जब हो रहे होते हैं, आपको फ़ायदे मिल रहे होते हैं, तो उनको बेनिफिट्स कहा जाता है। अभी जो एक सैलरी दी थी आपने उसको ड्राइवर को, और ये जो बाकी के सारे आपने बेनिफिट्स उसको दिए थे, सारा टोटल मिला के सैलरी प्लस बेनिफिट्स फिर कंपनसेशन कहलाता है। तो अभी आपको मेरी बात मज़ीद क्लियर होगी कि मैंने कहा था कंपनसेशन अकेला अकेला उसको सैलरी कहना ये गलत है, ठीक है जी। अच्छा, अभी आपको डेफिनेशन नजर आई। इनडायरेक्ट कंपनसेशन, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन, ये पूरा वर्ड बनेगा। इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन गिवन टू एन एम्प्लॉई और अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज एज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप। ऑर्गेनाइजेशन मेंबरशिप मीन्स कि वो आपका एम्प्लॉई है, ठीक है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। चलिए जी, अभी हम बात करते हैं जाके हैंड आउट से बाकी की। चलें जी, उधर चलते हैं। तो उसी को अब कंटिन्यू करते हुए देखें, कंपनसेशन पहले वर्ड आ रहा था, अभी टोटल कंपनसेशन उसने लिखा हुआ। तो टोटल कंपनसेशन मैंने आपको बता दिया सर। इसके दो पार्ट जो होते हैं, एक को डायरेक्ट कहा जाता है, एक को डायरेक्ट। डायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कंपनसेशन, इस तरह पूरे वर्ड्स ये ऐसे बनेंगे, ठीक है जी। अब डायरेक्ट में देखें, वे जो सैलरी, वही बात जो हमने ड्राइवर वाली की, कमीशन जो सेल्स वाले होते हैं ना, सेल्स वाली जॉब्स होती हैं, उनके लिए कमीशन होते हैं। वो क्या होता है कि सैलरी तो उनकी होती है कि सेल कितनी होगी उसका भी कुछ परसेंट दिया जाता है। बोनसेस हो गए, गेन शेयरिंग होगी। गेन शेयरिंग होती है प्रॉफिट में से एम्प्लॉइज़ को हिस्सा देना। देखें कि अगर आपके सपोज कि आपकी कोई फैक्ट्री है और आप कहते हैं कि इस महीने जो हमारा जितना भी प्रॉफिट होगा उसका जी 5% प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का एम्प्लॉइज़ के अंदर मैं तकसीम कर दूंगा, तो दैट इज़ कॉल्ड गेन शेयरिंग। सही है जी। गेन मतलब वो जो गेन प्रॉफिट। अच्छा जी, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो कंपनसेशन जो है उसके अंदर टाइम नॉट वर्क मीन्स कि जैसे छुट्टियाँ आ गई, वेकेशंस, ब्रेक्स, हॉलीडेज, ठीक है। फिर इंश्योरेंस प्लान्स जो है, जैसे कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी करवा देती है, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस करवा देती है, आपकी डेंटल इंश्योरेंस करवा देती है। देखिए, दांतों की एलआईसी इंश्योरेंस होती है अगर दांत टूट जाए आपका, ठीक है। अच्छा, फिर सिक्योरिटी प्लान्स
देखिए ना, आप जब रिटायर होंगे तो आपको पेंशन मिलती है, और ग्रेचुइटी वगैरह, जीपी फंड वगैरह, ये सारे जो आपके लिए कंपनी ने बचा के रखे होते हैं एंड में मिलते हैं। तो ये भी एक इनडायरेक्ट है। बज़ाहिर आपको अभी फील नहीं हो रहा कि आपकी पैसे कट रहे हैं, तो आपकी को एंड में जब मिलेंगी इकट्ठी अमाउंट तो आपको फील होगा कि ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था कि एंड में आपको पेंशन मिलने लग जाती है। ठीक है जी। एम्प्लॉई सर्विसेज, एम्प्लॉई सर्विसेज में वही बात कि आपने एजुकेशन असिस्टेंस दे दी उसके बच्चों को, रिक्रिएशन प्रोग्राम दे दे। जैसे रिक्रिएशन प्रोग्राम ये होते हैं कि जैसे आप कंपनी अपने एम्प्लॉइज़ को टूर पे भेजती है, टूर करवाती है कि जी आप को जैसे आप अच्छा रिक्रिएशन, जैसे मैं बता दिया कि आपको बाहर भेज दिया कि आप टूर करके हैं 1 वीक का। जैसे फ़र्ज़ करें कि अपनी कंपनी आपको हज करवा देती है, हज पैकेज होते हैं ना कंपनी के, उम्रा पैकेज होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिक्रिएशन प्रोग्राम्स वही हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी एम्प्लॉई सर्विसेज में आएगा ना कि हज उम्रा करवा देना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अभी हम बात कर रहे हैं कि एम्प्लॉई बेनिफिट्स, एम्प्लॉई बेनिफिट हेडिंग आ गई एम्प्लॉई। अभी तक हमने जितने भी बेनिफिट डिस्कस किए, इन डायरेक्ट फाइनेंशियल बेनिफिट जो ऊपर डिस्कस किए, वो एम्प्लॉई बेनिफिट्स उसी को कह रहा है। अच्छा, वो कह रहा है कि हमारी पर्सनल लाइफ में भी अगर देखें, अगर हम सैलरी, जब भी हम किसी जगह जॉब करने लगते हैं, हम देखते हैं सैलरी के अलावा हमें मुझे क्या बेनिफिट दिए जा रहे हैं। अच्छा, जो मैं बात आपको बताना चाह रहा था, बेनिफिट्स ऑब्जर्व सोशल कॉस्ट फॉर हेल्थ केयर, रिटायरमेंट एंड कैन इन्फ्लुएंस एम्प्लॉयड डिसीजन अबाउट एम्प्लॉयड्स। हम जब भी जॉब डिसाइड करते हैं, हमने देखा होगा कि हम देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं। सोशल कास्ट ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो अगर वो हमें नहीं देगा तो सारे खर्चे हमें खुद करने पड़ेंगे। हमें अगर ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है जॉब पे, वो करेंगे। लंच अगर मुझे खुद करना पड़ेगा जॉब के दौरान, वो मेरी एक कॉस्ट है। ठीक है, तो सोशल कास्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं बेनिफिट्स। अच्छा, बेनिफिट जो है वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है, बेनिफिट 2 तरह से मुराद के, एक तो होते हैं मैंडेटेड बेनिफिट्स, या इनको मैंडेटरी बेनिफिट्स भी कहते थे, लीगली रिक्वायर्ड बेनिफिट्स भी हो जाते हैं, कहा जाता है इनको। मतलब ये कि वो बेनिफिट जो कि गवर्नमेंट ने कहा होता है कि भाई ये आपने ज़रूर अपने एम्प्लॉइज़ को देने हैं। ठीक हो गया। सेकेंडली जो होते हैं, चलिए इधर हम ये डिस्कस करते हैं। वैसे वो वॉलंटरी होते हैं। वॉलंटरी बेनिफिट्स वो होते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन अपने तौर पे दे रही होती है, उसको हम नीचे जाकर डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे मैंडेटरी बेनिफिट्स। अच्छा, तो थोड़ा सा मैं एक और पॉइंट यहाँ पे आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा है टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड द एम्प्लॉइज विद इंश्योरेंस दैट अदर प्रोग्राम्स फॉर देयर हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड जनरल वेलफेयर। जब ये हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी का मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताऊं, वैसे मैं अपने नॉलेज के, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। हेल्थ ये होती है कि देखिए, हम जॉब के दौरान को बुखार हो जाता है आपको, ठीक है, कोई बीमारी वगैरह लग जाती है, वो हेल्थ से रिलेटेड होता है। सेफ्टी ये होती है कि आपने जो जहाँ पे काम करें उसके दौरान जो आपको आपकी ख्याल रखा जाता है कंपनी की तरफ से सेफ्टी का, कि आपको कोई इंजरी ना हो जाए, वो सेफ्टी में आता। सिक्योरिटी होता है कि आपको जहाँ पे ठहराया गया है, ठीक है, वहाँ से फॉरेन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, मींस बाहर से जैसे कोई ख़तरा लाक ना हो, वो कुछ साइट्स भी रिस्की होती हैं। ठीक है, वो जनरल वेलफेयर, वो जैसे जी खुशी गमी का ख्याल करना, तो जनरल वेलफेयर वो होती है। ये आपके जो सारी चीज़ें मैंने आपके, ये मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें आपको बतानी चाहिए। ठीक है, इसी तरह पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट आप शेयर करते डिस्कस करते जाएंगे तो आपका नॉलेज बहुत अच्छा हो जाएगा। मैंडेटेड बेनिफिट्स, जैसे बताया कि वो बेनिफिट जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं कि एम्प्लॉयर के ऊपर सख्ती होती है, जिनकी ये लाज बने होते हैं कि ये रूल आपने देने, वो मैंडेटेड बेनिफिट्स या लीगली रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें सोशल सिक्योरिटी, सबसे पहला सोशल सिक्योरिटी वही वाला कि आपके रिटायरमेंट बेनिफिट जो कि आपके रिटायरमेंट के एंड पे होते हैं, या डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कि आपने अपने एम्प्लॉइज़ की डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवानी है। अगर वो उसको ऐसा हो जाता है, कोई जैसे ऐसी चोट लगती है जिसकी वजह से कोई टांग, बाजू, आँख ज़ाय हो जाती है, उसकी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवाएं ताकि उसको बेनिफिट मिले। हाँ, खुदा ना खासा किसी की डेथ हो जाती है तो उसका सर्वाइवर्स बेनिफिट्स, मीन्स कि उसके बीवी बच्चों को जो होते हैं पीछे, उनके लिए आपने क्या, आपके पास आप कंपनी लेवल के ऊपर आपने क्या उनके एम्प्लॉय के लिए रखा हुआ है, ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बाइंडिंग होता है। अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन ये होती है कि इसके अंदर कोई आपने एम्प्लॉय था आपका, आपने उसके एम्प्लॉय को जैसे निकाल दिया, डाउन साइजिंग में उसको जॉब से फारग कर दिया, तो उसका अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन जैसे कुछ पैसे 26 वीक्स तक, ठीक है, मीन्स 4 महीनों तक उसको जैसे पे देनी है, या एक फिक्स अमाउंट हर महीने उसको देनी है, हर वीक देनी है, ये अनएम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन है। ये एम्प्लॉयर को फिक्स करना पड़ता है कि अगर मैं किसी को डाउन साइज करता हूँ तो उसको क्या मैं देता रहूँगा 26 वीक तक। असल में ये बुक है अमेरिकन की लिखी हुई,
तो ये सारी बातें वहाँ अमेरिका की होंगी, ठीक है। तो ये नो हो के लिए अच्छी हैं, बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में सारा कुछ होगा। वर्कर्स कंपनसेशन मींस कि अगर आप जॉब के दौरान जॉब रिलेटेड एक्सीडेंट और इलनेस, जॉब रिलेटेड कोई भी इशू आता है उसके अंदर, तो जितने भी एक्सपेंसेस उसके ऊपर उसकी रिकवरी पे होते हैं तो वो सारे जो है आपका एम्प्लॉयर जो है मींस के कंपनी जो है वो अफोर्ड करेगी। फैमिली एंड मेडिकल लीव एक्ट 1993। अच्छा, FMLA ये एब्रीविएशन पेपर पॉइंट ऑफ से याद कर लीजिएगा, वैसे तो ये अमेरिकन है सारे, तो हमें ये सारे याद होने चाहिए। इसके अंदर जैसे कोई एम्प्लाई है, वो एम्प्लाई खुद बीमार हो जाता है या उसके घर में कोई बीमारी, कोई बंदा बीमार हो जाता है, कोई इंजरी हो जाती है किसी को, तो उसकी केयर के लिए उसको जैसे 12 वीक्स की छुट्टी अनपेड, 12 वीक की छुट्टी देंगे लेकिन अनपेड। अनपेड मतलब कि उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, जस्ट जैसे जॉब रिटर्न कर ली जाती है, क्योंकि 12 वीक्स की छुट्टी तो आपको अलाउ नहीं होती ना, लेकिन कंपनी आपकी जॉब रिटेन कर रही है, आपको अलाउ कर रही है, ठीक है। आपको केयर करनी है अपने उस पेशेंट की जो कि आपका क्लोज रिलेटिव है, जैसे वाइफ हो सकती है, माँ बाप हो सकते हैं, बच्चा हो सकता है, अनपेड लीव दी जाती है। अच्छा, ये किन पे बाइंडिंग है इस रूल के तहत कि वो कंपनी जिनके 50 से ज़्यादा एम्प्लाई हैं और गवर्नमेंट के तमाम अदारों पे ये बाइंडिंग है कि ये वाला रूल। अच्छा जी, ये आ गया अभी डिस्क्रेशनरी बेनिफिट। डिस्क्रेशनरी होता है कि उसकी अपनी मर्जी है, वॉलंटरी मींस कि ऑर्गेनाइज की अपनी मर्जी है कि वो ये अभी जो बेनिफिट हम डिस्कस करने लगे हैं वो आपको देता है नहीं देता उसकी मर्जी है, लेकिन देता है वो इसकी रीज़न भी खुद ही बताएगा यहाँ पे। वो बेनिफिट्स कौन से? पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क। पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क हमने देखा था कि छुट्टियों जितनी किसी भी तरह की छुट्टी जो है उसके लिए, जैसे लंच ब्रेक है, कॉफ़ी ब्रेक है ड्यूटी के दौरान, रेस्ट पीरियड है, ट्रैवल टाइम है, सारे आपको रेस्ट एक तरह से इसके लिए वो पे कर रहा होता है, और छुट्टियां तो इसके अलावा हैं, ठीक है, जो हम छुट्टियां हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, पेड वेकेशन और सिक लीव इसके अंदर। अच्छा, कुछ कंपनीज में क्या होता है कि वैसे आपने अक्सर कैजुअल लीव का सुना होगा, ठीक है, वो कैजुअल लीव समझे कि पेड वेकेशन जैसे हैं वो है। कैजुअल लीव मीन्स कि आपको अगर कोई भी काम पड़ जाता है, ज़रूरी काम पड़ जाता है, ठीक है, और भले वो किसी की आपके रिलेटिव की, अपने घर में किसी की भले कोई बीमारी का मसला हो, ठीक है, कोई बुखार है या कोई इंजरी हो गई है, वो आप कैजुअल लीव देंगे। जब आप खुद बीमार हो जाएंगे तो आपने सिक लीव देनी है, तो कंपनी के अंदर कैजुअल लीव और सिक लीव दोनों दी जाती है। अच्छा, ब्रीवमेंट टाइम क्या है? ब्रीवमेंट टाइम कि अगर आपका कोई क्लोज रिलेटिव फैमिली के अंदर आपके किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए भी कंपनी ने टाइम रखा कि इसको 3 दिन का रेस्ट देना, 2 दिन का देना, कैसे कितना देना है। और अगर आप किसी रिलेटिव की हो जाती है तो जैसे 1 दिन, और अपनी फैमिली में अगर किसी की हो जाती है तो 3 दिन, तो ये ब्रीवमेंट टाइम कहलाता है, ठीक है। पेमेंट फॉर टाइम नॉट वर्क डिस्कस कर लिया हमने। हेल्थ बेनिफिट्स के अंदर ये होगा कि जो हमने सारे डिस्कस किए कि जी उसका को बुखार का मसला है, कि दांतों का मसला हो गया, विजन का, आँखों का मसला हो गया, ये सारे जो बेनिफिट्स हैं मतलब इसकी ट्रीटमेंट जो है वो कंपनी की तरफ से दी जाती है, तो ये हेल्थ बेनिफिट्स कहलाएंगे। अच्छा, हेल्थ बेनिफिट्स के अंदर वो आपके साथ डिस्कस कर रहा है कि ये हेल्थ बेनिफिट्स हेल्थ केयर में वो डिस्कस कर रहा है कि कैसे दी जा रही, ठीक है। वो इसकी पूरा पैराग्राफ के अंदर जो 3-4 चीज़ें डिस्कस कर रहा है वो मैं आपको ना अलग से समझाता हूँ, बस वर्ड के अंदर मैं टाइप की हैं वहाँ से आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके अंदर हेल्थ केयर के अंदर हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि कंपनी जो अपने एम्प्लॉइज़ को हेल्थ की फैसिलिटी देती है वो देती किस तरह। जैसे HMO का जिक्र किया उसने, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसमें क्या होगा कि कंपनी के एक डिस्पेंसरी बनाई होगी, उसको प्राइमरी केयर फिजिशियन वहाँ पे एक बैठा होगा, जैसे एक डॉक्टर बैठा होता है MBBS, वो चेक करता रहेगा छोटी मोटी जो बुखार वगैरह की मेडिसिन, खांसी सिरप वगैरह के देता रहेगा इसके, और जब भी कोई सीवियर इशू आता है, सीरियस इशू होता है, तो उसको रेफ़र कर दिया जाता है किसी स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है। और पैनल ऑफ डॉक्टर रखे होते हैं कंपनी ने, अक्सर आपने सुना होगा कि ये डॉक्टर जो है कंपनी के पैनल के ऊपर है, कि कंपनी ने पहले से उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, वो उनको पैनल समझ लें। ये HMO मेथड है कि एक डिस्पेंसरी होगी, उसमें एक डॉक्टर बैठा होगा, वो आपको रेफ़र करेगा स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है जी, वो पैनल ऑफ डॉक्टर को ऐसे चला जाएगा। अब दूसरा मेथड, अच्छा, फिर दूसरा ऑप्शन है पॉइंट ऑफ सर्विस। पॉइंट ऑफ सर्विस में क्या है कि डिस्पेंसरी होगी कंपनी के पास, उसके अंदर, और उसने पैनल ऑफ डॉक्टर भी अपने लिए होंगे, भले सिटी के अंदर कहीं पे भी बैठे हों, कंपनी के आसपास भले कहीं पे बैठे हों। आपका जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है उसको PCP भी कहते हैं, PCP भी कहते हैं, वो उसको रेफ़र करेगा, ठीक है, एम्प्लाई को, वो पैनल ऑफ डॉक्टर की तरह। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं वो जो कंपनी के पैनल पे डॉक्टर मुझे पसंद नहीं है, मैंने किसी आउटसाइड पैनल पे जो डॉक्टर हैं अपनी मर्जी के डॉक्टर को जाना, तो आपको फिर भी रेफ़र किया जाएगा, लेकिन उस केस के अंदर कुछ ज़्यादा पोर्शन ऑफ बिल का फिर आपको पे करना पड़ेगा। अदरवाइज और आप जाएंगे जब पैनल के पास तो आपको फ्री होता है, लेकिन आपको दूसरे अदर जाएंगे तो आपको फिर खुद पे करना पड़ेगा। अच्छा, फिर एक मेथड इसका करें PPO, प्रेफर्ड प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन।
ये ऐसे है कि कंपनी की ने अपनी डिस्पेंसरी भी नहीं बनाई। कंपनी ने कहा होगा कि ये पैनल का डॉक्टर है, आपको जब भी मसला हो आप खुद ही चले जाओ और जाके बिल जो डॉक्टर देगा तो बिल आके आप हमारे पास दे दिया करना। ठीक है, वो पैनल ऑफ डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बिल देगा आपको, आके कंपनी में जमा करवाएंगे, आपको रीइम्बर्समेंट हो जाएगी। हाँ, अगर आप उस पैनल के से हट के किसी और के पास जाते हैं, फिर आपको वही तरीका करके आपको लार्ज पोर्शन बिल खुद पे करना पड़ेगा। एक जो कंपनी ने आउटसाइड पैनल पे जो डॉक्टर हैं उनका जो बिल है, जितने % वो क्लेम देती है आपको उतना लेना पड़ेगा। ये अगला फिर आखिरी मेथड है ईपीओ वाला, एक्सक्लूसिव प्रोवाइडर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर क्या होगा कि वही कंपनी के पास फिजिशियन कोई नहीं बैठा हुआ, डिस्पेंसरी कोई नहीं है, पैनल और डॉक्टर के पास आप खुद जाकर चेक भी करवा लेते हैं। लेकिन आउटसाइड पैनल के पास जाएंगे तो भाई टोटल का टोटल बिल आपने पे करना है, कंपनी ने कुछ भी नहीं देना। जैसे पीपीओ में हमने देखा था कि कुछ पोर्शन आप फिर भी कंपनी आपको दे देती थी, आप पैनल पे जो डॉक्टर हैं उनके अलावा अगर किसी बात जाते थे। ईपीओ का अगर मेथड किसी कंपनी ने अडॉप्ट किया हुआ है तो आप पैनल के पास जाएंगे तो ठीक है, आउटसाइड पैनल ऑफ डॉक्टर जाएंगे, पैनल ऑफ डॉक्टर्स के मतलब जो आपके कंपनी के पैनल के ऊपर डॉक्टर हैं उनके पास जाएंगे तो आपको सारा का सारा जेब से पे करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी। और हेल्थ केयर के अंदर एक अगला मेथड है कैपिटेशन का। जैसे हमने ईपीओ डिस्कस किया, पीपीओ डिस्कस, कैपिटेशन किया। कंपनी ने एक फिजिशियन के साथ, प्राइमरी केयर फिजिशियन के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया है कि आपको मैं पर एम्प्लाई इतने पैसे दूंगा, आपने ना इसको सारा साल इनको चेक करना है। ठीक है, सारा साल आपने मेडिसिन लिख के देनी है और सारा कुछ साल चेक करना है। तो वो ये इस मेथड के अंदर वो लिख रहा है कि जी इस केस में एक जो फिजिशियन होगा, प्राइमरी केयर फिजिशियन जो होगा, उसकी कोशिश होगी कि एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी रहे, क्योंकि उसको हेल्दी रहे उसको फ़ायदा इसी में है कि कम से कम उनके पास आएंगे तो पेशेंट कम से कम होंगे कंपनी के एम्प्लॉय, तो उसने जो एक पर पर्सन जो पैसे फिक्स किए हुए कंपनी के साथ उसमें उसको फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में हेल्थ केयर सिस्टम, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब यह है कि आप जैसे कंपनीज में ऐसे होता है कि एक होती है मेडिकल फैसिलिटी, एक होती है कैश फैसिलिटी। ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ये कैश फैसिलिटी समझ लें कि आपकी कंपनी आपको कैश देती है कि ये लीजिए 10,000 पर मंथ आपकी पे के अंदर ऐड कर दी है, बाकी आप जानो आपकी सेहत जाने, ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है। मेडिकल फैसिलिटी में ये होती है कि कंपनी को, जो हमने ऊपर मेथड हेल्थ केयर में डिस्कस किए, कंपनी ने सारा कुछ अपने पास रखा हुआ, आपको जो भी इशू है आप जाके चेक कराओ, वो कंपनी से साथ साथ रीइंबर्स करवाते रहें। यूटिलाइजेशन रिव्यू के अंदर जितने भी केसेस आए होते हैं कंपनी के पास ना, तो हेल्थ केयर का ये एक और मेथड है कि इसके अंदर कंपनी स्क्रूटनाइज करती है, मीन्स के सर्च करती है, रिसर्च करती है, चेक करती है कि क्या कितने साल के अंदर कितने मेडिकल डायग्नोसिस रहे हमारे जो एम्प्लॉय थे, मतलब कितना उसको हॉस्पिटलाइज जाना पड़ा, सर्जरी कितने लोगों की हुई। इसकी बेस पे फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि उनकी मेडिकल फैसिलिटी किस तरह यूटिलाइज हो रही है, उसकी बेस पे फिर फर्दर डिसीजन वो कर लेती है। फिर यूटिलाइजेशन रिव्यू, कितना यूटिलाइज हुआ उसके हिसाब से उसको फिर पॉलिसी को रिव्यू करते रहना। हेल्थ इंश्योरेंस एक एक्ट है, उसके अंदर के एम्प्लॉय को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करनी है। डेंटल और विजन केयर हम पहले डिस्कस करें कि दांतों की और आंखों की जो केयर है उससे रिलेटेड जो कंपनी के प्लान्स हैं वो ये इसके अंडर आते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी बेनिफिट्स में होता है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, पूरा वर्ड है वो। इसके अंदर वो कि आप जब रिटायर होंगे तो कंपनी के रिटायरमेंट प्लान्स क्या हैं कि वो कितने पैसे आपको एंड पे देगा। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस के केस में उन्होंने आपके लिए क्या रखा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस है नहीं है। सप्लीमेंटल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती तो उस केस में आपको क्या वो बेनिफिट्स आपके लिए उसने रखे हुए हैं। तो रिटायरमेंट प्लान्स के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर मेथड वो हमारे साथ शेयर कर रहा है कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और 401k प्लान। ये इसके अंदर 3-4 प्लान हमारे साथ डिस्कस, हम 1 बाय 1 को देखते हैं। डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर एम्प्लॉयर जो होता है वो पहले से डिसाइड किया होता है कि जब रिटायरमेंट होगी तो इतनी मैंने इसको पेंशन देनी है। और कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर ये होता है कि एक पहले से ट्रस्ट या फंड बना लिया जाता है कंपनी का और उसके अंदर पैसे कंपनी की डालती रहती है और वहाँ से हर कंपनी का एक उसके ग्रेड, उसकी सर्विस के मुताबिक उसकी पेंशन लगा दी जाती है और उसके बाद ये डिसाइड किया कि इतने पैसे जाएंगे फंड से और इतना मैं कंट्रीब्यूट करूँगा। कंपनी मतलब कंपनी कह रही है कितनी मैं कंट्रीब्यूट करती जाऊँगी। ठीक है, 2 मेथड हो गए। तीसरा मेथड 401k प्लान, वही बात कि ये अमेरिका की लिखी बुक है और उनका ये एक जैसे ला है, असम्बली ने बनाया होगा 401k प्लान, उसका ये नाम रखा हुआ है। अच्छा, फिर इस 401k प्लान के अंदर क्या था कि कंपनी ने जो उसके लिए इनकम फिक्स की थी कि इतनी हम इसको रिटायरमेंट पे देंगे, इतनी पेंशन उसकी लगाएंगे। तो इसके अंदर 401k प्लान के अंदर
वो जो एम्प्लॉय लेने वाला है वो उसको डेफर कर सकता है कि ये अभी कम है जैसे पेंशन, तो एक ख़ास लेवल पे जाके मैं इसको पेंशन को लेना स्टार्ट करूँगा, इस इनकम को मैं लेना स्टार्ट करूँगा। फिर एम्प्लॉय स्टॉक और ओनरशिप प्लान के अंदर कंपनी स्टॉक्स या कैश जैसे ना रख देती है, ये कंट्रीब्यूशन प्लान जो है उसकी टाइप्स है। स्टॉक्स जैसे कंपनी के शेयर्स होते हैं उसके लिए रखती रहती है, सर्विस पे जाके उसको शेयर्स दे दिए जाते हैं, वो शेयर फिर रखे या बेसेल कर दे, या कुछ पैसे हैं उसके लिए रखे जाते हैं। जैसे पेंशन का तरीकाकार ये है, पैसे हमारी ही सैलरी से कट रहे होते हैं और कुछ कंपनी कंट्रीब्यूशन कर रही होती है, तो वो पैसे सारे जमा हो रहे होते हैं, ठीक है, और फिर एंड में वही कंपनी जो एंड के रिटायरमेंट के ऊपर एम्प्लॉय को दे दिए जाते हैं। अच्छा, जो डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन पहले हम डिस्कस कर, सप्लीमेंटल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिस्कस कर लेते हैं कि आपने किसी एम्प्लॉय को निकाल दिया है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपने वो जिस तरह कुछ वीक्स या कुछ महीनों तक उसको कुछ पैसे देने हैं कंपनी ने, ठीक है, ताकि अपना गुजर बसर करता रहे। और फिर वो बेनिफिट गवर्नमेंट भी एक उसको बेनिफिट देगी, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। अक्सर आपने सुना होगा कि जी उस कंट्री में जो बेरोजगार हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे मिलते हैं, ठीक है, ये वाला सप्लीमेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट उसको कहते हैं, ठीक है। अब लाइफ इंश्योरेंस भी जो इंश्योरेंस कंपनी है उनके पास आपकी लाइफ इंश्योरेंस करवा दीजिए कि अगर खुदा ना खासा आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी जो फैमिली है उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अभी आ गया जी एम्प्लॉय सर्विसेज। जब एम्प्लॉय आपके पास सर्विस कर रहा होता है तो उस कुछ बेनिफिट जो आपके अक्सर आप उसको दे रहे होते हैं तो उनको इस कैटेगरी के अंदर उसे डाला हो, जैसे जी रीलोकेशन बेनिफिट्स। वो उसके आपकी कंपनी आपको ना घर नहीं देती और कंपनी ने आपको कहा कि आप सिटी के अंदर कहीं पे भी घर लेके रह ले, और जब भी उसका शिफ्टिंग का मामला होगा, जैसे आप रेंट पे रह रहे तो आप घर चेंज करना पड़े तो हम रीलोकेशन के जितने भी चार्जेस हम देंगे, या फिर आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कंपनी को, और ये मिलते हैं, ये वाले जो अभी मैं डिस्कस करना है ये तो मिलते हैं, रीलोकेशन चार्जेस मिलते हैं कि अगर आपको एक कंपनी अपने एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर कर दी दूसरे सिटी के अंदर, तो आपको रीलोकेशन के अपना सामान ले जाने के अंदर, फैमिली ले जाने के अंदर जो खर्चा लगता है, सारा किराया लगता है, गाड़ियों का ट्रक का किराया लगता है सामान ले जाने के लिए, वो सारा रीलोकेशन बेनिफिट के अंदर आपको दिया जाता है। चाइल्ड केयर वही है कि आपके बच्चा अगर छोटा है तो चाइल्ड केयर सेंटर में, आप कंपनी के चाइल्ड केयर सेंटर में रख दो और आके जॉब करो, शाम में साथ में लेते जाओ, या कोई आपकी केयर टेकर आप घर पे ही रख लें, बेबी सिटर आप घर पे रख लें, बच्चे की जो केयर करे उसको जो कंपनी है वो पैसे दे देगी। अच्छा, फिर एजुकेशन सिस्टम, बच्चों की तालीम देना, फूड सर्विसेज बता दिया, फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसको देख लेते हैं। इसके अंदर के जैसे आपको कंपनी कहती है कि आप कोई घर लेना चाहते हैं, आप गाड़ी लेना चाहती है, आपको कंपनी कुछ पैसे दे देते हैं कि ये ले जी आप 50% हम पे कर देते हैं, आप हमें किस्तों में दे देना वापस। तो ये फाइनेंशियल सर्विस आपको यह कंपनी कहती है कि आप कोई पॉलिसी खरीदना चाह रहे हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी, तो आप जो इतने पैसे हम दे दिया करेंगे, इतने पैसे आप दे दिया करो, ये फाइनेंशियल सर्विसेज है। यूनिक बेनिफिट्स में के अंदर बहुत सारे जो भी डालने उसके अंदर उसने इतनी डिटेल नहीं बताई हुई, तो यूनिक बेनिफिट्स में कुछ भी डाल सकते हैं कि जो कि हम जितने डिस्कस करें उसके अलावा वो कुछ भी डाल दें इसके अंदर। अच्छा, अभी हमारे साथ डिस्कस करें प्रीमियम पे। प्रीमियम पे मतलब ये आप समझ ना लेना कि कोई अलग से पे है ये भी एक बेनिफिट। हैज़र्ड पे मीन्स कि आपको ऐसी जगह पे काम करना पड़ रहा है जो रिस्की है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के आप कोई महकमे में काम कर रहे हैं, जैसे वापडा में अगर काम कर रहे हैं, तो जो लोग ट्रांसमिशन लाइन्स के ऊपर, लाइव लाइन्स के ऊपर जिनको काम करना पड़ता है, रिस्क इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे उसको हैज़र्ड या रिस्क अलाउंस दे दिया जाता है। शिफ्ट डिफरेंशियल्स, जो लोग आड आवर्स में काम करते हैं, जैसे शिफ्ट ड्यूटी ये होती है कि आप जैसे जी शाम इवनिंग में गए और रात 2 बजे वापस आ रहे हैं, ठीक है, और फिर अगले जो शिफ्ट है वो रात 2 बजे आ रही है, सुबह 8 तक काम कर रही है, तो ये जो शिफ्ट डिफरेंशियल्स है इससे क्या ज़ाहिर है आपके रूटीन नहीं रहती, आपको नींद पूरी नहीं होती, आपके मतलब बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, तो इसका एक अलाउंस होता है जो एम्प्लॉइज़ को मिलता है, इसको शिफ्ट डिफरेंशियल कहा जाता है, लेकिन नॉर्मली शिफ्ट अलाउंस के तौर पे जाना जाता है, सही है। अच्छा, बेनिफिट्स फॉर द टाइम फॉर पार्ट टाइम एम्प्लॉइज़। अच्छा, कंपनी अगर आपको अलाउ कर देती कि पार्ट टाइम जॉब कर लें, मीन 4 घंटे काम कर लें, बस 4 घंटे की आपको महीने के बाद 4 घंटे के हिसाब से आपको पे दे दिया करेंगे, तो ये एक बेनिफिट है ना कि आपको, कुछ लोग होते हैं कि वो पूरे 8 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकते, उनके घर के कोई मामलात होते हैं, कोई और काम होता है, घर में कोई बीमार होता है, इस तरह वट एवर, या खुद बीमार होता है, वो 8 घंटे ड्यूटी नहीं कर सकते, तो एक बेनिफिट एम्प्लॉइज़ को आप 4 घंटे बाद ठीक है ड्यूटी कर लिया करो, और 4 घंटे के हिसाब से आपको पे ले लिया करें। अच्छा, फिर आप देख लें अदर बेनिफिट रिलेटेड लेजिस्लेशंस, वही बात, ये अमेरिका की बुक है, एम्प्लॉयमेंट रिटायरमेंट इनकम सिक्योरिटी एक्ट, ओल्डर वर्कर्स बेनिफिट प्रोटेक्शन एक्ट, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, सिंपल सा है। अब उनके एक्ट हैं कि उसके अंदर इस एक्ट ये होता है कि असेंबली से कुछ पास हो जाते हैं और वो उसके तहत उस
कंट्री के अंदर वो एम्प्लॉइज़ को फ़ायदा मिलने लग जाता है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए, बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टाइप बेनिफिट्स हैं। हम देख लेते कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट दी बेनिफिट पैकेज। चलिए बल्कि हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं और सेकंड पार्ट के अंदर या बाकी इसको कंप्लीट करेंगे। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।